हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज हम जा रहे हैं शुरू करने क्लास 12 के जितने भी बच्चे ड्रॉपर्स हैं, जिनका एम्स है कि मुझे नेक्स्ट ईयर आईआईटी या मेडिकल जैसे कॉलेज, अच्छे कॉलेज में जाना है, उनके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ केमिस्ट्री का रिवीजन। मैं मैक्सिमम उस टॉपिक पर फोकस करने वाला हूँ जो क्वेश्चंस यूजुअली रिपीटेड बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का स्टार्टिंग चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। मोल सबसे जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, वो होते हैं आपके सॉल्यूशन के पार्ट। क्या होते हैं? सॉल्यूशंस के पार्ट। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं किसका? सॉल्यूशन का। तो आपको पता है कि जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, इसमें हम डेफिनेटली दो या दो से अधिक कंपोनेंट लेते हैं। दो, अगर एक रहेगा तो क्या होगा? उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। दो या दो से अधिक रहा तो उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। अब वो जो दो सब्सटेंस है उसमें एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। कैसे आप पता लगाओगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? डेफिनेटली जो लेसर अमाउंट में है वो सॉल्यूट होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा। तो मैं क्या बोला? जो सॉल्यूशन है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंस। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट। कुछ समझ में आ रही है? चलो, हमने क्या बोला? इसमें जो लेस अमाउंट में है वो सॉल्यूट है और जो मोर अमाउंट में है वो आपका सॉल्वेंट है। कुछ समझ में आया? चलिए अब देखिए, ये आपका हो गया बेसिक चीज़। अब ये जो होते हैं ना, मैं इसको और दो पार्ट में क्लासिफाई करता हूँ। एक को हम बोलते हैं डाइल्यूट, या इसको आप बोलोगे डाइल्यूशन, और दूसरे को आप बोलते हो कॉन्क या कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम बात करते हैं डाइल्यूशन का, तो हम क्या किए? उसमें हम कंटिन्यूअस वाटर ऐड किए जा रहे हैं, और जहाँ कॉन्क है वहाँ पर वाटर बहुत ही कम है। कुछ समझ में आ रहा है? तो जहाँ भी आपको कुछ दिखे डाइल्यूशन, तो आप याद रखना कि इसमें हम वाटर ऐड किए हैं, और जहाँ पर वाटर कम हो उसे हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। अब इस कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे पैरामीटर्स को देखने पड़ेंगे। जैसे कुछ पैरामीटर्स क्या हैं, उसको हम दो पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे। एक को हम बोलते हैं ग्रुप ए और दूसरा को हम बोलेंगे ग्रुप बी। अब हमने ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में क्यों इसको अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया है? देखो, ये सब क्वेश्चंस आपके जेई और मेडिकल में हमेशा के लिए आते रहते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आते रहता है। अगर आप कभी भी प्रीवियस बुक्स देखोगे तो एक ना दो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। हम पहला बोलते हैं ग्रुप ए, जो हमारा वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, जो हमारा वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, और दूसरा को हम बोलते हैं वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। दूसरा को हम बोलेंगे क्या? वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। पहला हो गया हमारा वॉल्यूम डिपेंडेंट और दूसरा हमारा हो गया वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। ठीक है? अब देखो इसमें क्या होगा। तो जो हमारा वॉल्यूम डिपेंडेंट है, आप पढ़े होंगे आइडियल गैस इक्वेशन, वो क्या होता है? PV = nRT। यानी अगर वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है तो वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगा, वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगा। अब इसमें कौन कौन से वो आते हैं कंसंट्रेशन, तो उसको फोकस करना है मेरे को। सबसे पहला कौन सा आता है? परसेंटेज वॉल्यूम डिपेंडेंट। वॉल्यूम होना चाहिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और इसको क्या आप बोल सकते हो? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दूसरा होगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा आपका होता है मोलैरिटी,
और चौथा आपका होता है नॉर्मेलिटी। इसका सिंबल कैपिटल M, इसका सिंबल स्मॉल m। और अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम इंडिपेंडेंट का, सबसे पहला क्या होगा, परसेंटेज बाई वेट, और इसको क्या बोलोगे, परसेंटेज वेट बाई वेट। दूसरा क्या बोलोगे आप, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट। तीसरा आप क्या बोलोगे इसमें, मोल फ्रैक्शन, जिसका ये सिंबल होता है। और चौथा आप क्या बोलोगे, मोलैलिटी। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, दिस इज माई मोलैलिटी। तो ये हमारे कुछ कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉल्यूम डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो आप इस तरह से क्लासिफाई करोगे। अब आपको कैसे याद रहेगा, ये तो याद मेरे को है ना। अब मेरे देखो, मेरे को तो जेई देना नहीं है, जेई आपको देना है। आप कैसे याद रखोगे, याद रखना कि जो वॉल्यूम पर डिपेंड करे, देखो परसेंटेज बाई वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम सब में आना चाहिए। यहाँ नीचे वॉल्यूम है। व्हाट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट सॉल्यूशन इन लीटर, नीचे वॉल्यूम आ गया। नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता है। अब यहाँ देखो नीचे वेट है, नो डिपेंडेंट, यहाँ वेट नो, मोल फ्रैक्शन है, मोल्स है नहीं, मोलैलिटी में नीचे क्या होता है, वेट, नहीं चलेगा सर। तो ये वाला आपका एक वो हो गया। अब हम एक एक करके आपको सबकी मीनिंग बताएंगे, ये क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इन दोनों के आपस में रिलेशन। जैसे मान लीजिए सबसे पहला हमारा आता है क्या, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। अब बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज आउट ऑफ 100। और ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है। हमेशा ऊपर वाले को हम बोलते हैं सॉल्यूट, नीचे वाले को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो क्या बोलोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो क्या बोलोगे कि VmL ऑफ, क्या बोलोगे, VmL ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलोगे, VmL ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होगा इसका, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये परसेंटेज है तो क्या हो जाएगा, इनटू 100। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। मैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दोनों में से कोई भी लिखो सही है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो क्या था हमारा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। फिर से हम बोले ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट, नीचे वाला क्या है आपका, सॉल्यूशन। तो क्या बोलोगे कि x जो मानना है कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका लिख के फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये परसेंटेज दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनटू 100।
इसी को आप क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और ये है परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, आप इसको एक बार देखें, समझें। चलो, तो ये दो तो आपके बहुत सिंपल है, जो आपको आते भी होंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आ रही है वो है मोलैरिटी का। मान लीजिए, हाँ, तीसरा जो हम बात करेंगे वो है मोलैरिटी, जिसका सिंबल होता है कैपिटल M। अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करेगा आपको एग्जाम वाले, वो आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए वो वेरिएशंस पर वेरिएशंस लाएंगे। जैसे आप देखो, मान लो मेरा एक फार्मूला हो गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा तो एक जनरल फार्मूला है जो आपको भी आता होगा। अब देखो, अगर ये मोल्स को ना दे के वेट दे दे तब क्या करोगे आप, तो दिस फार्मूला विल चेंज एज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक और चेंज कर दे, अगर मान लो वॉल्यूम को वो दे दे ml में, तब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्योंकि अगर ml को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो दिस विल कन्वर्ट इनटू लीटर। और हम क्यों कन्वर्ट करेंगे लीटर में, अरे बोलो ना, क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम लीटर में चाहिए। कुछ समझ में आया कि नहीं। चलो, अब यहाँ पर मान लो, यहाँ पर आपको एक और नया फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ दिया। क्या आपको पता है कि सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो चेंज कर देगा। तो अगला क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई, अब ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये किस में हो जाएगा, ml में हो जाएगा। तो इस तरह से आपके फॉर्मूलास एक ही पर इतने वेरिएशंस आएंगे, और ये सारे वेरिएशंस पर आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना पड़ेगा। एकदम क्या करना पड़ेगा, एकदम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमारा इसमें एक टर्म्स था नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट हमारा एक टर्म्स था आपका नॉर्मेलिटी, जिसका सिंबल हमने कैपिटल N बताया था। सिंबल क्या था हमारा, सिंबल वाज कैपिटल N। अगर हम बात करते हैं सर नॉर्मेलिटी का, तो सबसे पहले हम अगर इससे आगे बढ़ें तो हमें इसका n फैक्टर निकालने आना चाहिए।
क्या हमने बोला? हमें इसका n फैक्टर निकालने आना चाहिए। चलो हम बात करते हैं कि n फैक्टर का निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या तरीके हैं। n फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं। सबसे पहला को हम a बोलते हैं, फिर हम b बोलते हैं, फिर हम c बोलते हैं, फिर हम n बोलते हैं, फिर हम v बोलते हैं। अब ये क्या है? a b c n v। a स्टैंड्स फॉर एसिडिटी, b स्टैंड्स फॉर बेसिसिटी, c स्टैंड्स फॉर चार्ज, मतलब कुछ सॉल्ट भी होते हैं ना, चार्ज, n फॉर नॉर्मेलिटी एंड v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। इन 5 फैक्टर हैं जिससे हम n फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आपके चैप्टर 1 में तो केवल a b c से मतलब रहेगा, लेकिन जब और आगे बढ़ोगे तो आपको nv का भी यूज़ आएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि a स्टैंड्स फॉर एसिडिटी, b स्टैंड्स फॉर बेसिसिटी, c स्टैंड्स फॉर चार्ज, n स्टैंड्स फॉर नॉर्मेलिटी, v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। अब देखिए, एसिडिटी, बेसिसिटी सब अलग अलग चीज़ होते हैं। याद रखिएगा, अगर एसिडिटी है तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बेस, आपको पता भी होगा, और बेसिसिटी अगर दिया है तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एसिड। इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। एक बार आप इसको फटाफट कॉपी करें जल्दी। अगर आपको कॉपी करने में टाइम लग रहा है, आप वीडियो को पॉज करें और कॉपी करें फटाफट। हो गया पॉज? कॉपी करें इसको। चलिए देखिए, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका बेसिसिटी में, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एसिड, इट इज़ एप्लीकेबल या डिफाइंड ओनली फॉर एसिड। ये एसिड के लिए एप्लीकेबल या डिफाइन होता है। अब कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जो एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, पहला आता है H3PO4, दूसरा आपको आएगा H3PO3, तीसरा आपका आएगा H3PO2, चौथा आपका आएगा H3PO। ये 4 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपको आएंगे। ये 4 क्वेश्चन हैं। अब इन चारों में वो आपसे पूछेगा कि इन सब का n फैक्टर कितना है। अब आपको समझना है कि ये सब एसिड हैं, तो हम n फैक्टर जो निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे? हम बेसिसिटी। तो इनकी n फैक्टर निकालने से पहले आपको इनका स्ट्रक्चरल डायग्राम आना चाहिए। मैं क्या बोला? इनका स्ट्रक्चरल डायग्राम आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। कैसे बनेगा देखो, ऐसे H3PO4, P डबल बॉन्ड O, एक O, दूसरा O, तीसरा O, P1 था, P1 O4, 1 2 3 4। अब सब में आपने ऐसे H जोड़ दिया, हो गया। अगर इसकी हम बात करें तो P यहाँ पर एक O यहाँ, एक O यहाँ, एक O यहाँ, ये ब्लैंक, क्योंकि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। अब देखो O3 है, 1 2 3, अब H3 है तो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। अगर इसकी हम बात करें तो ये P हो गया, ये डबल बॉन्ड O, एक O यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 5 बॉन्ड बना दिए। O2 था, 2 O, H3, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर। अगर हम PO की बात करें तो P डबल बॉन्ड O, रेस्ट तीनों क्या होगा? ये भी H, ये भी H, ये भी H। जैसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रॉ करोगे, आपका सबसे पहला काम क्या है कि आप सारे एलिमेंट्स को काउंट करना कि जो हम ड्रॉ किए हैं वो रियल में सही है कि नहीं। को समझ में आ रही है?
अब देखो यहाँ P1O4H3 सही है, P1O3H3 सही है, P1O2H3 सही है, P1O1H3 सही है। अब याद रखिएगा n फैक्टर फॉर B is defined when the acid has replaceable H plus ions। जो एसिड में एसिडिक H होता है वो जितने आसानी से एसिड से सेपरेट हो जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। अब ये बताओ बेटा कि कौन सा H है जो एसिड में एसिडिक H होता है, वही H होता है जो O से जुड़ा हो, जो N से जुड़ा, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, जो S से जुड़ा हो, S फॉर सल्फर, जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, ये सारे के सारे एसिडिक H होते हैं। चलो हम इसमें बात करते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि O से जुड़ा एक H, O से जुड़ा दूसरा, O से तीसरा, यानी इसका जो हमारा N फैक्टर है वो 3 है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ट्राई बेसिक एसिड। इसमें देख रहे हैं O से जुड़ा एक H, O से जुड़ा 2, ये H O से नहीं जुड़ा है तो ये एसिडिक H में नहीं आएगा, तो इसका N फैक्टर हो गया 2। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। यहाँ पर O से जुड़ा एक H, इसको बोलेंगे N बराबर 1, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड। और इसमें कोई H O से नहीं जुड़ा, इसमें N हो जाएगा 0। क्या कुछ समझ में आया कैसे निकालना N फैक्टर एसिड का? अरे हाँ कि ना? फटाफट कॉपी करो इसको, एकदम बढ़िया से कॉपी करो। हो गया, चलिए अब देखिए मोलैरिटी अगर आपको एग्ज़ाम में जब भी पूछे, हम तो यही बोलेंगे, आप लोग ड्रॉपर्स बैच वाले हो, नॉर्मेलिटी आपको निकालना ही नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला यूज़ कर लेना कि नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी पूछ दिया, आप उसका चुपचाप मोलैरिटी निकाल दो और उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, यू आर गोइंग टू गेट द नॉर्मेलिटी। या नहीं, अगर आप गए सॉल्व करने विद द हेल्प ऑफ नॉर्मेलिटी, इट विल टेक योर 10 to 12 मिनट्स, जो वेरी वेस्टेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन, जिसका सिंबल होता है दिस वन। देखो इसको तो मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको मेमोराइज बना रहे। जैसे मान लो कि अगर ये हमारा अगर एक कंपोनेंट है, एक हमने कंटेनर लिया, ठीक है, अब इसमें हमने मेरा एक कंपोनेंट A भी है, एक कंपोनेंट B भी है, एक कंपोनेंट C भी है। क्लियर है? अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, या व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, या व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ C, हम आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबका आप मोल्स निकालो। आप एज्यूम करो कि Na का मोल्स, A का मोल्स Na है, B का मोल्स Nb है, C का मोल्स Nc है। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा गया है उसका मोल्स ऊपर होगा। एन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय जितना इसमें कंपोनेंट है सबके मोल्स को समेशन कर दो। कितने मोल्स हैं? 3, 1 2 3, सबको जोड़ दो। Na प्लस Nb प्लस Nc। मान लो हम पूछे आपसे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या करोगे, जिसका पूछा गया उसका मोल्स ऊपर लिख दो बाई, नीचे क्या लिखोगे, Na प्लस Nb प्लस Nc। तीसरा अगर पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ C, तो क्या जिसका पूछा गया उसका मोल्स ऊपर, नीचे क्या लिखोगे, Na प्लस ऑफ Nb
प्लस ऑफ NC। इससे क्या होगा, आप इंडिविजुअल सबका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। समझ में सबको आ रही है? फटाफट कॉपी कीजिए इसको। मान लीजिए कि एक और आपको सिखा रहे हैं। सपोज है कि ये कंडीशन 5 दिया हुआ है, P Q R S T, इसमें 5 सब्सटेंस हैं एक कंटेनर में। अगर हमसे इंडिविजुअल सबका मोल फ्रैक्शन पूछे तो पहले क्या करेंगे, सबका मोल्स निकालो। अगर P का मोल्स NP है, Q का मोल्स NQ है, R का मोल्स NR है, S का मोल्स NS है और T का मोल्स NT है। क्लियर है? तो अब ये बताइए कि व्हाट इज माई मोल फ्रैक्शन ऑफ P। जिसका मोल्स निकालें, मोल फ्रैक्शन पूछेंगे, उसका मोल्स ऊपर, बाई नीचे सबके मोल्स को जोड़ दो। NP प्लस NQ प्लस NR प्लस NS प्लस NT। वो समझ में आया? अगर हमसे पूछे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ Q, तो क्या होगा, NQ बाई NP NQ NR NS NT। मान लीजिए कोई पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ R, जिसका पूछा गया उसी का मोल्स ऊपर, नीचे सबका मोल्स, NP NQ NR NS NT। मान लीजिए से पूछे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ S, तो क्या होगा, NS बाई NP NQ NR NS NT। मान लीजिए पूछा गया हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ T, तो यहाँ क्या होगा, N ऑफ T बाई NP NQ NR NS NT। मतलब हम क्या देख रहे हैं इन दोनों में, जिसका पूछा जाए उसका ऊपर नीचे सारे के मोल्स को जोड़ दो। लेकिन एक चीज यहां बोला गया है मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मीन्स आउट ऑफ 1। मतलब अगर हम सारे के मोल्स फ्रैक्शन को जोड़ दे तो वैल्यू 1 आएगा। वैल्यू कितना आएगा, 1। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि मोल फ्रैक्शन ऑफ P प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ Q प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ R प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ S प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ T बराबर 1। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C बराबर 1। कुछ समझ में आया कि नहीं? तो अब ये बताइए, जब मेरे को पता चल ही गया कि सबका वैल्यू 1 आएगा, तो आपको क्या करना होगा, जितना कंपोनेंट्स दिया होगा उससे, जैसे यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 दिया है ना, आप केवल 4 का निकालना और 5वां में क्या करोगे, 1 माइनस समेशन ऑफ ऑल P Q R S। इसमें अगर 3 दिया है ना, तो आप केवल 2 का निकालो और तीसरा का क्या हो जाएगा, 1 माइनस समेशन ऑफ रेस्ट 2। कुछ समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? चलो फटाफट कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो इसको। चलो हो गया। जिनको लेट लग रहा है वो आराम से वीडियो को पॉज करें और कॉपी करें इसको। चलो अगला आता हूं मैं। इसमें 2 क्वेश्चन आता है, समझो। जैसे मान लो अगर A मेरा कोई एक सब्सटेंस है,
इसका हम दो कंडीशन ले रहे हैं। मान लो कि अगर इसका मोल फ्रैक्शन 1 है और इसका मोल फ्रैक्शन 0 है, दोनों का क्या मीनिंग है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं। अब देखो, अगर इसका मोल फ्रैक्शन 1 आ गया और आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और यहाँ पर A एक अकेला सब्सटेंस है जिसका मोल फ्रैक्शन 1 है, तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज द प्योर सब्सटेंस। क्या बोलोगे? दिस इज द प्योर सब्सटेंस। को समझ में आया? और यहाँ पर अगर A दिया है और इसका मोल फ्रैक्शन 0 दिया है, मतलब क्या समझोगे? सब्सटेंस इज एब्सेंट, नॉट प्रेजेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सब्सटेंस इज एब्सेंट। क्या हो गया ये? सब्सटेंस इज एब्सेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मैं आता हूं मोलैलिटी पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलैलिटी पर। अब ये बताइए कि मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है? आप तो पढ़े होंगे। इसका सिंबल होता है छोटू m। क्या होता है सिंबल? छोटू m। अब ये क्या होता है सर आपका? ये छोटू m बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोलैलिटी का। अब वो यहाँ पर आपको घुमा सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये kg में होगा। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है इट इज़ द समेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमें सॉल्वेंट दिया है तो कैसे निकलेगा वो? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ये निकल जाएगा। अब मान लो इसकी जगह अगर वो आपको दिया है वॉल्यूम एंड डेंसिटी, तब क्या करोगे? आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला और हमारा क्या चेंज हो जाएगा? मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय, अब वेट पूछा है तो क्या हो जाएगा? बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि डेंसिटी एंड वॉल्यूम को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे यू आर गोइंग टू गेट मास और वेट। तो ये भी आपके सर फॉर्मूला बन सकते हैं। कुछ समझ में आ रही है आपको? यस और नो? कॉपी करें इसको। अब हमारे कुछ इंटरलिंक्ड फॉर्मूलेस होते हैं जो आपके समय बहुत बचाएगा। जैसे एक फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए सबसे पहला फार्मूला हम पूछें कि परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करोगे आप? ये क्या होता है बताइए, इसमें क्या है बताइए, रिलेशन क्या है आप बताइए। मैं आपको समय दे रहा हूँ, बताइए क्या होता है ये क्या हो जाते हैं बेटा आपके? ये हो जाते हैं पहला फार्मूला परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम विल बी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको आना चाहिए। क्लियर है? यस और नो? कॉपी करें उसको।
दूसरा आपको आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी बराबर 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो क्या बोलोगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ जो लिंक्ड फॉर्मूलेस हैं, ये आपको वेरी वेरी यूज़फुल। क्लियर है। नेक्स्ट फार्मूला मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, कि मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में क्या रिलेशन है। मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में तो क्या होता है, मोलैलिटी बराबर होता है 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये सब कुछ आपके फॉर्मूलेस हैं जो आपको आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तो आप क्या लिखोगे, मोलैलिटी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, कि अब देखो कभी कभी क्या होता है कि इसमें ना केवल एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो आपको मैं सिखाया था, जैसे मान लो कि अगर खाली हमें इंफॉर्मेशन दिया है सॉल्वेंट का, तो आप क्या लिख दोगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मान लो कभी कभी क्या होता है कि केवल एक इंफॉर्मेशन दिया है सॉल्यूट का, तब क्या करोगे, तब हो जाएगा मोलैलिटी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सब जो लिंक फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या आता है, एक आता है डाइल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा आप ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। हम बोले डाइल्यूशन, जैसे मान लो कि इनिशियल हमारा कोई एक सॉल्यूशन है, हमने एक ए लिया एक बी लिया, हम ए को मान रहे हैं सॉल्यूट और हम बी को मान रहे हैं सॉल्वेंट। हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम कंटिन्यूअस इसको डाइल्यूट किए जा रहे हैं, तो लेकिन हम सॉल्यूट को तो नहीं बढ़ा रहे हैं ना। हम क्या सॉल्यूट को बढ़ा रहे हैं? नहीं बढ़ा रहे हैं। मतलब हम क्या लिखेंगे कि सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। मतलब हम सॉल्यूट को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, जो पहले था वो डाइल्यूशन के बाद भी है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
और मुझे पता है क्या कि सिंस मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अरे होगा कि नहीं होगा। तो जब इनिशियल हम लिए थे तो मेरा मोलैरिटी किसका आएगा सॉल्यूट में, मोलैरिटी m1 इंटू V1, ये हम हो गया हमारा इनिशियल कंडीशन। अब जैसे आपने इसमें वाटर ऐड किया तो क्या होगा, मोलैरिटी भी चेंज होगा, तो मोलैरिटी फाइनल, वॉल्यूम चेंज होगा, V फाइनल। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, मोलैरिटी इनिशियल इंटू वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू मोलैरिटी फाइनल इंटू वॉल्यूम फाइनल। ये कब होगा, जब हमारा डाइल्यूशन होने वाला है। कुछ समझ में आ रही है। चलो, एक आता है मिक्सिंग का, एक क्या आता है, मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी। अब देखिए मिक्सिंग में क्या होता है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी। क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी। जैसे मान लो आपका एक ये सॉल्यूशन है जिसमें A सॉल्यूट है, B है सॉल्यूट, एक आपका ये सॉल्यूशन है मान लो C एंड D, एक ये है मान लो E एंड F। अब क्या करोगे, तीनों को आप एक कंटेनर में डाल दो, तो क्या हुआ, मिक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे मान लो कि अगर इसका मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम V1 है, इसका मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम V2 है, इसका मोलैरिटी m3 है, वॉल्यूम V3 है, तो इसमें जब आएगा तो जो हमारा V टोटल हो जाएगा वो कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। जो मोलैरिटी है इसको हम एज्यूम किए एज mf, तो ये क्या हो जाएगा, m1 V1 प्लस m2 V2 प्लस m3 V3, जो हमने तीनों को अलग लिया था, इज इक्वल टू, जब हमने तीनों को एक में मिक्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी फाइनल इंटू V टोटल, जो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी फाइनल इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप बोले सर ऐसा आपने क्यों लिखा, क्योंकि आपको मैंने सिखाया था कि आप केवल सॉल्यूशन में जो आपके सॉल्यूट के मोल्स होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, इसीलिए हम किसकी बात करेंगे, m1 V1 की, क्योंकि m1 V1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और आप सॉल्यूट को चेंज नहीं कर रहे हो। तो हमारा ये हो गया फॉर्मूला। कभी कभी क्या करते हैं, आपको टेस्ट करने के लिए, जैसे आपने ये कॉपी कर लिया ना, चलो अब देखो, जैसे मान लो कि एक हम और ले रहे हैं केस, कभी ये लोग क्या करते हैं कि मान लो आपका एक ये ले ले सॉल्यूशन AB, जिसका ये m1 है मोलैरिटी, वॉल्यूम V1 है, एक और ले लिए इसका m2 मोलैरिटी, V2 वॉल्यूम, और यहाँ पर केवल ले लिए 1 लीटर ऑफ वाटर। अब देखो इन सबको क्या करो, एक कंटेनर में मिक्स कर दो, क्योंकि हम मिक्सिंग पढ़ रहे हैं। तो अब इसका वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस 1 लीटर ऑफ वाटर। यही लोग ऐड करना भूल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी m1 V1 प्लस m2 V2 विल बी इक्वल टू मोलैरिटी फाइनल इंटू V टोटल, जो कितना हो जाएगा, मोलैरिटी फाइनल इंटू V1 प्लस V2 प्लस 1 लीटर। तो यही दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कैसा आएगा, जो आपको तीनों सॉल्यूशन रहेंगे उनको मिक्स करना है, और एक क्या आएगा, आपको दो सॉल्यूशन रहेगा, एक वाटर रहेगा, तो उस वाटर को ऐड करना भूलना मत, क्योंकि वाटर क्या होता है, अरे एक्चुअल सबको तो आप इसी में डाल रहे हो, तो इसका तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हमें वॉल्यूम ऐड तो करना पड़ेगा। को समझ में आया, इसको कॉपी करो इसको फास्ट। एंड नेक्स्ट,
सबने इसे कॉपी कर लिया। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय।